नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। धरती पर संकट बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का क्षेत्रफल कम हो रहा है और समुद्र का छेद बढ़ रहा है। धरती को बचाना है तो अब हमें जागना होगा, जिसके लिए पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए पर्यावरण संतुलन पहली आवश्यकता है। धरती को फिर से हरी भरी करना होगा। अगर अब भी नहीं जागे तो ये धरती रहने लायक नहीं होगी। ऐसी आशंका भी वैज्ञानिक व्यक्त कर चुके हैं। इसी तरह से पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो 100 सालों में नहीं मिले हैं, इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए। उत्तराखंड की तबाही का मंजर हो या फिर नेपाल में आए भूचाल से खत्म होती जिंदगियां, इन आपदाओं ने हमें एक बार फिर जागने का इशारा किया है। दुनिया में बिगड़ता पर्यावरण एक गंभीर मुद्दा है जो हर साल लाखों जाने ले रहा है। पर्यावरण सुधार के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, लेकिन वो परवान नहीं चढ़े। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से एक बार फिर पर्यावरण सुधार के प्रयासों को ठेस लगी है, जिससे भारत जैसे देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे। यही है हमारा आज का विशेष अब तो जागो। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, धरती कम होती जा रही है और समुद्र बढ़ता जा रहा है। ये संकेत हैं तबाही के। जी हाँ, अगर यही हाल रहे तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और उल्कापिंडों के टकराव से खुद को बचाए रखने के लिए मनुष्य को दूसरी धरती खोजनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 100 साल बाद पृथ्वी पर मानव जाति का बचे रहना मुश्किल होगा। पर्यावरण को लेकर भारत बहुत ही जागरूक है। देश भर में तेजी से पौधरोपण किया जा रहा है, जंगलों को बचाया भी जा रहा है, नदियों को बचाने अभियान चलाए जा रहे हैं। देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा करने को लेकर एक वीडियो जारी कर देश के नाम एक संदेश दिया है। देश भर में जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. पेरिस जलवायु समझौते 2015 से अमेरिका ने खुद को पीछे खींच लिया है। इसका कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन परिणाम भयावह होंगे। दुनिया के नेतृत्व की बात करने वाला अमेरिका आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, लेकिन आने वाले कल में वही अकेला पड़ सकता है। जबकि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कैसे प्रयास करने चाहिए, ये जानने के लिए अमेरिका भारत और चीन से सीख सकता है। 5000 साल पहले लिखा गया और उन इथोस को लेकर के हम चल रहे हैं, और इसलिए पर्यावरण की रक्षा हम ये मान करके चलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर इज ए क्राइम। ये हमारे चिंतन का हिस्सा है। पृथ्वी के वातावरण में सुधार लाने के लिए 195 देशों ने दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वे सभी सहमत थे और अगले दशक के लिए उसमें बड़े लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें बताया गया था
कि वैश्विक तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव भी बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने ये कहकर दुनिया को संशय में डाल दिया है वह पेरिस समझौते से पीछे हट सकता है, जबकि ओबामा प्रशासन ने इस जलवायु समझौते को हूबहू लागू करने का वादा किया था। भारत और चीन ने अपनी छवि से आगे बढ़कर कई गुना बेहतर प्रयास किए हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने दिख रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का दावा करने वाली अमेरिकी प्रशासन इन देशों के सामने सुस्त नजर आने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति ने जर्मनी में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के लिए अपने वादे पूरे करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भयंकर सूखा और ग्लेशियर पिघलने के कारण बढ़ते समुद्री जल स्तर को कभी नहीं रोका जा सकेगा। दूसरी ओर ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में दुनिया में टॉप 3 में आने वाले चीन और भारत ने वास्तविक प्रगति हासिल की है। वहीं अमेरिका उन सभी अच्छी चीजों को खत्म करने में लगा है जो ओबामा प्रशासन ने शुरू किया था। इसमें पेरिस समझौता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे लोगों को सलाम भी किया। पीएम मोदी ने कहा, इस साल की थीम लोगों को प्रकृति से जोड़ना कुछ और नहीं बल्कि अपने आप से जुड़ने का तरीका था। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब चिंता तो करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जब उन्हें मौका मिलता है तो प्रकृति से दोहन करते हैं। और दोहन क्या, हम प्रकृति के जो भी हमें प्रकृति ने दिया है उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे क्षणिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हम जो कुछ भी संचय करना चाहते हैं उससे किसके लिए कर रहे हैं? हो सकता है कुछ अपने लिए, कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम एक विषाक्त जीवन जीना चाहते हैं जिसका संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। हम रोज बात करते हैं कि इतनी गर्मी कैसे हो रही है, लेकिन हम उसके कारणों पर नहीं जाना चाहते, हम उसकी चिंता नहीं करते और हमें लगता है कि इसकी चिंता कोई और करेगा। समस्या हमारी है, जूझ हम रहे हैं, तो चिंता भी हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ, इन कुछ वर्षों में जिस तरह से बेतरतीब ढंग से पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा गया है उसके दुष्परिणाम, घातक दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस के नेता हैं, सुनील शर्मा वृक्ष मित्र है, पर्यावरण पर काम करते हैं और अनुकरणीय काम करते हैं, और साथ ही SKD जैन हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और पर्यावरणविद भी हम इन्हें कह सकते हैं, पर्यावरण मित्र भी इन्हें कह सकते हैं, इसलिए कि पर्यावरण क्षेत्र पर ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुनील, आपसे ही सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि किस तरह से ये प्रेरणा मिली, आप पर्यावरण सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों जरूरी है जो आप पेड़ लगाने में अपनी सारी तनख्वाह लगा देते हैं? आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन कहीं कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर न चलने लगे। कल हमने देखा था नदियों को बहते हुए, हमारे बुजुर्गों ने देखा था साफ सुथरा जल उसमें। हमारे पिताश्री देखा करते थे बावड़ी और कुएं। हम देख रहे हैं वर्तमान में बोतलों में बंद पानी। क्या हमारे बच्चे आने वाले समय में बोतल में पानी भी स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए मेरा प्रयास है कि पौधारोपण करें, निःशुल्क पौधारोपण करें। जब भी खेतों से फसल निकल जाती है तो नरवाई को ना जलाएं, ये ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ साथ हमारे प्रकृति को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं हमेशा पौधारोपण के ऊपर जो है वो जोर देता हूं कि पौधारोपण करें। मैं इसीलिए निःशुल्क पौधारोपण करता हूं
आने वाले समय के लिए पौधारोपण करता हूं। उन प्रजातियों को, जो प्रजातियां वर्तमान में विलुप्त होती जा रही हैं, उन प्रजातियों को बढ़ावा देना और उन प्रजातियों के नस्ल तैयार करके उनका पौधारोपण कराना। बिल्कुल। सुनील दुबे, आपको क्या लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे आप किस तरह से प्रकृति को बचा सकते हैं? ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि आप जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, अकेले आप कर सकेंगे? कितने बड़ा अभियान इसको होना चाहिए? मैंने उन लोगों को अपने साथ में जोड़ा है जो बंगलौर से नहीं हैं, जो लोग स्लम एरिया से हैं, और स्लम एरिया के वो बच्चे जो इस बात को जानने लगे हैं अब कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, किस तरीके से हम उनको पेड़ों को लगाने के बाद में भूलते नहीं हैं और उन्हें पानी देने के लिए जाते हैं। भरी गर्मी में मैं खुद सुबह 4:30 बजे अपना घर छोड़ देता हूँ, 30 लीटर पानी लेके जगह जगह जाता हूँ जहाँ पौधे लगाए हुए हैं। मैंने नहीं भी लगाए हैं वहां पर भी जाकर देखता हूँ तो पौधों को बचाने के प्रयास करते हैं। डॉक्टर जैन, आप एक चिकित्सक भी हैं, पर्यावरण पर काम भी कर रहे हैं, इस पर आपने पुस्तकें भी लिखी हैं। कितना भयावह है ये सब कुछ जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? अब तो हम महाविनाश की कगार पे नहीं है, बल्कि हम महाविनाश के बीच में आ गए हैं। स्वास्थ्य शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो स्वधन स्थित, हेल्थ, स्वास्थ्य का अर्थ है स्वधन स्थित, स्वयं में स्थित होना। ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने की तरफ हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बात कर रहे हैं। हम किसी जमाने में पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु थे, फिर धीरे धीरे हम गोरी चमड़ी के चक्कर में हम अपनी संस्कृति भूल गए, खड़े होके खाना बनाने लगे, खड़े होके खाना खाने लगे, क्लीन शेव रहने लगे, जबकि ये जो दाढ़ी होती है ये बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड नेचुरल है। इसका साइंटिफिक मतलब होता है। बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी रखते हैं। इससे जो कारखाने जो इसमें लगे हुए हैं, जितने शेविंग के टूल्स वगैरह में, ये सारे कारखानों को हटाने का उपक्रम शुरू होना चाहिए। सारे कारखाने जो पॉइजन दे रहे हैं या पॉइजनस चीजें हम बना के हमको दे रहे हैं, इस पूरी संस्कृति की जड़ में यदि हम जाएंगे, इस विनाशकारी संस्कृति की जड़ में जाएंगे, तो मैं विश्व के सारे नेताओं से कहता हूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो ट्रंप हो, जो कहें वो करें। प्रामाणिकता खत्म हो गई है एक तरफ। डॉक्टर जैन, मेरा सवाल आपसे ये था जी, आप एक चिकित्सक भी हैं जी, कितना भयावह है, कितना जीवन को संकट है, आने वाले दिनों में किस किस तरह की समस्याएं हमारे साथ हो सकती हैं, ये सवाल था। बिल्कुल आपको मैं एकदम फोकस्ड आंसर दूंगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है, बीच में लैरिंग्स भी है, इसको कितना डैमेज हो रहा है। जो काले धुआं जो गाड़ियों से निकल रहा है, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, और इतना सारा जो हम कारें का निर्माण कर रहे हो, कारों के प्रति हमारा इतना लगाव हो गया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, पर्टिकुलरली हॉलैंड जो कि साइकिल की राजधानी कहा जाता है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, गले का कैंसर हो रहा है। और मैं एक न्यूज अपने साथ लाया हूं, मुझे 2006 की, और आज पूरे विश्व में भोपाल मुंह के कैंसर में नंबर 1 है वर्ल्ड में पूरे, और ये 11 साल से बना हुआ है, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो हमको ये प्रमाणिक होना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। अभी नर्मदा अभियान में बताया गया कि हम नशा मुक्ति अभियान के लिए काम कर रहे हैं, इतने करोड़ का बजट। स्वयं मुख्यमंत्री को एक लाइन का आदेश देना है कि हम गुटखे को खत्म करते हैं। आप एक तरफ लोगों को कहते हैं स्वच्छता अभियान,
दूसरी तरफ इस भारत में इतने गुटखे, इतनी पन्नियां, इतना ये पाउच क्यों बिक रहा है? इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। आज की तारीख में यदि सही में हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो आज की तारीख से भारत से नशा हटा देना चाहिए। मैं इस मामले में नीतीश कुमार के साथ हूं और भूटान को एक एग्जाम्पल मान के हम चले। भूटान बिल्कुल डॉक्टर जैन, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, भूटान अकेला देश है पूरे भारत, पूरे विश्व में जो टोबैको फ्री है, जहां टोबैको को हटा दिए 5 साल की सजा होती है। ये हमको इतना विल पावर दिखाना होगा हिंदुस्तान के और बाकी विश्व के नेताओं को भूटान से सबक लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रवि सक्सेना, क्या कहेंगे? आज चर्चा तो विश्व पर्यावरण दिवस पर है, लेकिन पर्यावरण का संकट गहराता जा रहा है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने किनारा कर लिया उस समझौते से और भारत जैसे देशों पर उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कहेंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत सदियों से पर्यावरण का संरक्षक देश रहा है। ये जो परिस्थितियां हैं, हम इससे कैसे निपटेंगे? सेव करने की जो बात हो रही है, ये लगातार 20-25 साल से काफी इस पर काम हुआ है और इस पर कि अभी और बहुत आवश्यकता है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी जो पेरिस का जो हमारा समझौता था पर्यावरण का, उससे ट्रंप ने अपने आप को पीछे कर लिया है और इस पूरे जो समझौता हुआ था इसमें सबसे बड़ा भागीदार पेरिस था और वो सारी फंडिंग इस काम के लिए दे रहा था। अब उसके पीछे हट जाने से ये एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने खड़ी हो गई है कि उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी। आज चाइना जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, उसके बाद भारत का नंबर है। आज जिस तरह से ट्रंप हटे हैं, कल हो सकता है पुतिन भी हट जाएं और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्री हैं अगर वो भी हट गए तो निश्चित रूप से एक महाविनाश की ओर ये धरती चली जाएगी। तो इस पर बहुत काम करने की जरूरत है और जो ट्रंप ने किया है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि पर्यावरण इस देश का जो है वो सदियों से संरक्षित किया गया है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में नदियों की जो महिमा कही गई है, जो जंगलों के बारे में बात की गई है, जो पर्वतों के बारे में बात की गई है, निश्चित रूप से वो हमें प्रेरणा देते थे उनको बचाने के लिए। पर विगत 30, 40, 50 साल में जिस तरह से वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है, नदियों के गहरीकरण पर जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, नदियों पर के संरक्षण के लिए जो काम होना था वो नहीं हुआ है, गंगा जी के लिए जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उस पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। इतनी राशि खर्च होने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, यात्रा तो हो गई पर उसके बाद उस पर काम क्या होगा उस पर कुछ बात नहीं हो रही है। निश्चित रूप से बहुत काम करने की जरूरत है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, सबको हम अगर अपने भारत की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे पुराणों में और वेदों में जो प्रकृति के बारे में बातें कही गई हैं, अगर उस पर ही हम अमल कर लें तो हमें कोई काम करने की और जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, नंबर 2 पर हम हैं, पर हम उस दिशा में संरक्षण करने की दिशा में भी बहुत सारा काम करते रहे हैं, करना चाहिए। और आगे इस विश्व को और इस हिंदुस्तान को, इस भारत की पवित्र भूमि को अगर हमें बचाना है तो निश्चित रूप से हमें पर्यावरण पर आज टॉप प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके लिए फंडिंग हमको लाना पड़ेगी और जो हम कह रहे हैं उसे करना पड़ेगा। जैसे जैन साहब ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज का दिन आया है तो चैनल्स पे भी बात हो रही है, अखबार में भी बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं। आज के बाद सब भूल जाएंगे और ये जो काम है वो पीछे छूट के रह जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम राजपाल सिंह, सरकारें आपकी हैं, अब देश भर में ज्यादातर जगह आपकी सरकारें हैं, भारत पर्यावरण से बुरी तरह से जूझ रहा है और दुगने की गति से पर्यावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है और हम जूझ रहे हैं बाहर। अभी भी हम इस चर्चा के बाद भी जब हम बाहर निकलेंगे तो हम एहसास कर सकते हैं कि कितनी तपिश है। और पौराणिक बात अगर हम करें, किन धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो सभी ने प्रलय की जो जिस तरह से होने की, जिस तरह की जो भी चीजों की व्याख्या की है वही है कि धरती सिमटती जा रही है और
पानी बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ जी स्टॉकहोम में, स्वीडन में 119 देश के प्रतिनिधि बैठे हैं और ये तय करा कि एक पृथ्वी का सिद्धांत वो मान्य करा और पृथ्वी ग्रह जो है वह स्वच्छ एवं स्वस्थ हो, इस बाबत तब से काम शुरू हुआ पूरे विश्व स्तर पर। भारत भी उसमें भागीदार है और पर्यावरण जो है ये कहीं न कहीं मनुष्य जीवन और पर्यावरण पर्याय है एक दूसरे के। आज के दिन पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संवर्धन और पर्यावरण के विकास को लेकर अपनी जो प्रतिबद्धता उसको दोहराने का दिन है। ये बात निश्चित रूप से सही है। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन चलाया दिल्ली में, लेकिन हमने पूरे देश में उसके अलावा कहीं इसकी चिंता नहीं की। हमने उसको नहीं किया। निरंतर गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। उस तरह, जिस तरह से एक आदमी को एक गाड़ी की आवश्यकता है, 4-4 गाड़ियां हैं, ऐसी कोई इस तरह का हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है। कोई ऐसी हमारी सोच परिलक्षित नहीं होती है। जिस भी दिशा में हम देखें, एक विकास होना है, पूरे पेड़ काट दो। स्मार्ट सिटी बताना है, पूरे पेड़ काट दो। पेड़ लगाने के बजाय काटने की दिशा में हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, पहाड़ियों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, किन्हीं चीजों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पाश्चात्य अंधी, जिस तरह से डॉक्टर जैन कह रहे थे, एक अंधी विकास की दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये घर बनाएंगे किसके लिए, जब घर में रहने वाले ही नहीं होंगे। मैं उसी विषय पे आ रहा था जी रिजवान भाई, मैं यही बताना चाह रहा था कि आज वायु, जल, मिट्टी और नदियां, जलवायु, ये सब प्रदूषण की कहीं न कहीं मार झेल रही है। परंतु सिर्फ पेड़ काटना या पेड़ नहीं लगाना ही प्रदूषण को फैलाने का ये नहीं है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कार्बन की बात हो रही थी, तापीय परियोजनाओं के माध्यम से उसकी बात हो रही थी। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे अकेले मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने जो है वैकल्पिक बिजली पैदा करने का काम, विंड पावर से बिजली पैदा करने का, यही भी कहीं ना कहीं कार्बन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कितनी गंभीर है सरकार हमारी? बिल्कुल गंभीर है सरकार। जब हम जीएसटी लगाते हैं तो उसमें ढेर सारा टैक्स लगा देते हैं। हम इतने गंभीर हैं इस तरह की चीजों के प्रति। मैं आपको उसी विषय पे लेके आ रहा हूँ जी। अगर मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो काम हुआ है इस दिशा में, ये करने का काम किया हमने, करके बताया है। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आज वृक्षारोपण की बात है तो नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से जाके आज 6 करोड़ पौधे लगाने की बात अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज हम जो है 2 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। ये भी ग्लोबल वार्मिंग और कहीं न कहीं प्रदूषण से मुक्ति, पर्यावरण की शुचिता को लेकर ही है, जो गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जाने वाला है। आप गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ये भी रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि पिछले 20-25 सालों में कितने पूरी तरह से 25 साल से हम सरकार में नहीं है। जब से सरकार में तब की बात मैं कर सकता हूँ। मैं 15 साल से मेरी बात, हाँ यस, मैं आ रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने मोबाइल तो मैं बता यशपाल राजपाल सिसोदिया, मैंने 20-25 इसीलिए कहा था कि मैं आपके 15 साल भर नहीं गिनना चाहता था, पीछे भी गिनना चाहता था। इसलिए मैंने कहा अगर आप 15 साल का बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। कितनी अंधाधुंध वनों की कटाई हुई है, किस हद तक हुआ है, पहाड़ियों का कितना क्षरण हुआ है, पहाड़ियां खोद डाली हैं लोगों ने और हम आंख बंद कर किए बैठे थे। उसका भी हमको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो हम कर रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। क्या नहीं कर पाए ये तो आपका बताने का काम है। निश्चित हम उसको भी सुनेंगे और उसको भी करने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, करेंगे उसको हम। हम जो कर रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। ये पर्यावरण खाली सरकार का विषय है क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, सिर्फ सरकार का विषय है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सरकार का विषय नहीं है। समाज में जनजागृति संस्कार का विषय, हमारे मुख्यमंत्री संस्कार का विषय है, हमारे संस्कार का विषय है। और हमारे संस्कारों में एक चीज और भी है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। जब आप सख्ती के साथ डंडा लाएंगे और कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर उसके पहले हमको जाके एक बार आह्वान करना पड़ेगा। सख्ती बाद में होगी, पहले हमको आह्वान करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी
अमरकंटक से लेके गुजरात की सीमा तक नर्मदा के दोनों किनारे 10-10 किलोमीटर तक 6000 वन लगाने की, अगर 6 करोड़ वन लगाने की अगर बात कर रहे हैं, 6 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, 6 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, 25 पौधे एक वन रक्षक लगाएगा, वन रक्षक जो है उसकी सेवा करेगा। जन जागृति हुई है, गांव-गांव में जन जागरण हुआ है। रुकिए, आप जाके देखेंगे, आपकी टीम भेज के देखिए, गड्ढे तैयार हो रहे हैं, क्षेत्र तैयार हो रहा है। जो निजी राजपाल सिसोदिया, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जन भागीदारी से एक बहुत बड़ा अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे पर्यावरण पर काम करने वाले दो मित्र हैं, उन्हीं से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने कितनी हानि पहुंचाई है और क्या इस तरह से अब उसकी कितनी भरपाई हो सकती है। डॉक्टर जैन क्या कहेंगे आप? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहली चीज जो भैया रामपाल जी बोल रहे थे जी कि नर्मदा और ये 6 करोड़ वन वगैरह, ये जो पेड़ वगैरह जी, मैं जिस पॉइंट को फोकस करना चाह रहा हूं जी, उसको जरा ध्यान से सुने पूरे भारत के लोग। जी, मध्य प्रदेश एक अकेला प्रदेश है जहां की लाल बसों पे जंबो का दम और ये विमल गुटखा और ये राष्ट्रीय गुटखे का प्रचार होता है। आज अभी देख लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, मीडिया को यह सारा काम करना चाहिए। ये हमारे पाखंडी चरित्र है हमारा। नरेंद्र मोदी को और शिवराज सिंह दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि ये पाखंडी चरित्र छोड़ो। एक तरफ आप बोलते हो सफाई और झाड़ू लगाइए, दूसरी तरफ ये गुटखे की पन्नियां कौन फैला रहा है? डॉक्टर जैन, आज एक मिनट, डॉक्टर जैन देखिए, ये पूरे विश्व को बचाने का समय है। ये कोई एक मिनट भैया, ये कोई राजनीति नहीं कर भैया, मैं डॉक्टर हूँ, सुनिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिशियन नहीं हूँ। 3 साल में मोदी जी ने पर्यावरण का नाश कर दिया। मत बोलिए आप, राजपाल सिसोदिया, मैं आपके पास आऊंगा, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा। गलत दिशा में जा रही। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप बीच में दखल कर रहे हैं। आप बताइए, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो हुआ, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो हुआ है, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो हुआ है, वो सारे चैनल्स पानी के खिलाफ बोलना बड़ा आसान है। केवल राजपाल जी मैं आपको मैं नहीं बोला बीच में, बहुत आसान है सरकार के खिलाफ बोलना, बहुत आसान है। पॉलिटिक्स नहीं बोला जा सकता। मैं आपके पास आऊंगा। ये पन्नियां और प्लास्टिक, ये सारा सब आउट चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है। ये पूरी पृथ्वी का विनाश के लिए ये पाखंडी नेता लोग जिम्मेदार हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल था डॉक्टर जैन। पन्नी ये तो विनाशकारी है ही, बहुत ही चिंताजनक भी है, इसका उपयोग भी बहुत चिंताजनक है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो पन्नी की वजह से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नदी का रास्ता बदल रहा है, बाढ़ें आई हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ में, बहुत तरह की चीजें जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पर्यावरण के सबसे निकट मित्र है संरक्षण के जी, पर्यावरण संरक्षण के जो सबसे निकट मित्र है वो वृक्ष हैं, पहाड़ियां हैं, ये जो है सबसे निकट है। और उसकी वजह से बारिश से लेकर सब तरह की चीजें संतुलित रहती हैं, पर्यावरण भी संतुलित रहता है। अच्छी श्वास, जैसे आप श्वास की बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। उसको लेकर सरकारों का क्या नजरिया रहा है, किस ढंग से उसका विनाश हुआ है? आपने बहुत बढ़िया बात कही जी। हमारे शरीर का कौन सा अंग आज सुरक्षित है बताइए? मैं एमबीबीएस किया, ईएनटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूरो सर्जरी में रहा। आप सोचिए, आंखें, आज इतना रेडिएशन है, हमारी आंखें सुरक्षित नहीं है। हम सिंथेटिक कपड़े पहन रहे, हमारी चमड़ी सुरक्षित नहीं है। हम इतने ज्यादा पॉल्यूशन में रह रहे, हमारे फेफड़े, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सुरक्षित नहीं है। आज पन्नियों में और ये सब इतने बड़े बड़े पाउचों में 10-20 चिप्स डाल के ये सारा पन्नियों का बिक्री हो रहा है। इसमें हमारा पूरा इंटेस्टाइन सिस्टम खतरे में। आज हमारे नौजवान लोग कोलोरेक्टल कैंसर से परेशान है। 20-21 साल की उम्र में मौतें हो रही हैं। माउथ कैंसर में भोपाल नंबर 1 है। आज भोपाल में 3 लाख लोगों को कैंसर है, ये मेरा दावा है। मुंह बंद हो रहे हैं लोगों के। आप चले जाइए जहांगीराबाद और ये सारा बुधवार सारे इलाकों में, शाहजहानाबाद में जाइए, कितने लाखों बच्चों के मुंह बंद हो गए। इसके प्रति कौन संवेदनशीलता दिखाना चाहता है? चलिए सुनील, सवाल मेरा अभी आपसे वही है। डॉक्टर जैन स्वास्थ्य के लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और पर्यावरण का प्रमुख अंग अगर अच्छा नहीं है तो प्रमुख बात भी यही है, प्रमुख चिंता भी यही है कि स्वास्थ्य नहीं रहेगा,
ठीक से हम अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाएंगे, हम बेहतर ढंग से जी नहीं पाएंगे, तो जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा एक तरह से, और एक तरह से हम बोझ बनेंगे इस धरती पर, और धरती का बोझ यूं ही बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही था, जो राजपाल सिसोदिया कह रहे थे कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं वो, तो वृक्ष की बर्बादी का भी कोई रिकॉर्ड बनेगा कभी? उसको कैसे देखते हैं आप? सुनील दुबे, आपसे सवाल था मेरा। सुनिए, आप जो वृक्षों की आपने बात कही, वृक्ष हमारे लिए है, मनुष्य के लिए है, हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए है। हम ध्यान की बात करते हैं, हमारे गुरु सदगुरु ओशो ने ध्यान की बात की। हम अपना एनवायरनमेंट सुधारें, हम अपने को सुधारें, हम इतनी संवेदनशीलता अपने अंदर ले आए कि हम इस तरह का कोई भी विनाशकारी काम, ऐसा कोई भी हिंसा का काम हम नहीं करें। होने नहीं दें। सुनील दुबे, जल्दी से बताइए आप। 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है उसके ऊपर, क्या हम 6 करोड़ पौधे लगाने के लिए 6 करोड़ किलो खाद की व्यवस्था करके बैठे हैं? पौधा सिर्फ जमीन पर गड्ढा करके खोद के लगा देने मात्र से जीवित नहीं रहेगा, उसको बचाने के लिए कम से कम खाद की व्यवस्था होना चाहिए। बगैर खाद के कभी भी पौधा जीवित नहीं रहता है। जिस तरीके से एक शिशु, उसका लालन पालन, उसकी माँ जो है उसको खाना खिलाती है, बिना खाने के उसका बच्चा जो है वो जीवित नहीं रह सकता, बीमार हो जाएगा और अस्वस्थ होकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हमने खाद की व्यवस्था नहीं करी है, उनके रक्षक की व्यवस्था नहीं करी है, उनको बढ़ावा देने की व्यवस्था नहीं करी है, तो मैं समझता हूं कि 6 करोड़ पौधे कितने जीवित रहेंगे ये तो आप और हम आने वाले समय में देखेंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन मैं आगे की बात नहीं कर रहा था जी, पीछे की चीजों से भी तो थोड़ा सा सबक लेना है। जी हाँ, पीछे हमने क्या किया है इन वृक्षों के साथ? हाँ, पीछे सारा संसार देख रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो है वो वृक्ष काटे जा रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज से 50 वर्ष पुराने पेड़ों को काट के नष्ट कर दिया गया है। आज की दिशा में, आज के दिनांक में यदि हम एक पौधा लगाएंगे तो उस पौधे को बढ़ने में कम से कम 15 से 20 वर्ष लगेंगे, जो एक वृक्ष का रूप लेगा। मैंने पहले भी जो है प्रशासन अकादमी में भी इस बात को उठाया। मैंने कहा कि हम जो पौधे लगा रहे हैं वो वृक्ष लगा रहे हैं, हम झाड़ियां भी साथ में लगाएं, क्योंकि वन बिना वृक्षों के, बिना झाड़ियों के कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। वैसे पौधे भी होना चाहिए जिनकी जड़ें जल को छोड़ें और नदियों को जो है वो एक जीवन दान मिले। इस तरीके से पुराने पौधे के साथ साथ नए पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। और वहां के निवासियों को पूर्ण रूप से स्वामित्व देना चाहिए सरकार को कि हमने जो पौधे लगाए हैं उस पे आपका पूरा स्वामित्व है, उसके फल पे, उसकी लकड़ी पे, उसकी छाल पे जिस तरीके की औषधि उत्पन्न होगी वो सारी औषधियां जो हैं वो उनके अधीन रहेंगी और वही उनको जो है वो बेच सकेंगे और उससे उनको जो इनकम होगी उसका अधिकार सिर्फ किसान को या उस पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को होगा। बिल्कुल। रवि सक्सेना, देखिए, निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश में 15 वर्षों में जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई है वृक्षों की, आप जिस बात को लेके आ रहे थे मैं बताना चाहता हूं। और एक रिपोर्ट अभी मैं आज देख के आया हूं, 15% वन जो हैं इस मध्य प्रदेश के कम हो गए हैं विगत 15 वर्षों के अंदर। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। और अंधाधुंध कटाई हुई है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं देख के आया हूं कि जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है बुधनी क्षेत्र, उसमें सबसे ज्यादा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई है। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। उसी क्षेत्र में नर्मदा मैया की रेत का उत्खनन हो रहा है, वहां पर्यावरण को नुकसान है, पेड़ कटाई से नुकसान है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से रेती का उत्खनन किया जा रहा है, उससे जिस तरह का पर्यावरण मध्य प्रदेश का नष्ट हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए अब एक नया नाटक किया जा रहा है कि हम 6.5 करोड़ पौधे एक दिन में लगा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 6.5 करोड़ गड्ढे कौन खोदेगा? आपने मनरेगा से, आपको झूठ बोल रहे हैं मैं आपके मैं बोलता नहीं हूं। मैं आप सुन लीजिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए। 6.5 करोड़ पौधे
कौन खोदेगा? 6.5 करोड़ पौधे खोदने के लिए कम से कम नहीं तो 30 से 40 लाख लोग चाहिए। वो मजदूरों की पेमेंट कौन करेगा? वहां पर ट्री गार्ड कौन के लेके आएगा? जैसे भाई साहब ने कहा कि उसकी रक्षा कौन करेगा? 6 करोड़ क्या आपके पास ट्री गार्ड बन गए हैं? आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भरमाते हैं। केवल चिल्ला चिल्ला के बोलने से काम नहीं होगा, आपको हकीकत में काम करना पड़ेगा। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहता हूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो स्पेलिंग लिख के बता देता हूं, मैं उनसे मुझे लग रहा है बहुत व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पर जो अलग जाते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आप काम पर सफल बातें यहाँ पर की जाती है। कांग्रेस को खूबिया है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान पे आ जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस इतनी भयभीत है मध्य प्रदेश में अभी भी, आज भी हम भयभीत इनको सोते किसी भी विषय में बात करें, बात विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो भी शिवराज सिंह जी से ये डरेंगे, उनके नाम की बात करेंगे। दी गई है ये जो है आप लोग सवाल आपसे पूछे जाए तो आप चिल्लाने लगो। कांग्रेस के साथ में बैठना भेजा गया है क्योंकि जब आप स्तर की भी बात करेंगे तो शिवराज जी याद आएंगे। जब उन पर सवाल उठाए की बात करेंगे तो शिवराज जी याद आएंगे। इनको शिवराज जी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। यही सिखाया गया है, ऊपर से लेके नीचे तक। कनेर के पेड़ लगाते हैं, पौधारोपण के नाम पे नीम के पेड़ क्यों नहीं लगाते? डॉक्टर जैन आपके पास मैं एक बार फिर आऊंगा, लेकिन अभी रवि सक्सेना का समय है, उन्हें कहने दीजिए। राज्यपाल आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। जी, आप देखें जिस तरह से इस प्रदेश को पर्यावरण के नाम पर लूटा गया है, मैं समझता हूं इस देश का पर्यावरण लूटा गया है, पेड़ों के मामले में, नदियों से उत्खनन के मामले में। लेकिन आप तो उत्खनन के मामले में आप स्वागत कर सकते हैं ना, पूरा नर्मदा प्रतिबंधित, आप उत्खनन नहीं होगा नर्मदा नदी में, आप तो स्वागत कर सकते हैं। उसकी भी स्टोरी में बता देता हूं आपको, सुन लीजिए, उसकी भी स्टोरी आप सुन लीजिए। जी, एनजीटी ने कहा था 15 जून के बाद उत्खनन नहीं होगा। जी, मुख्यमंत्री के जितने भी चहेते ठेकेदार हैं, उनके भाई भतीजे सबने अवैध रूप से उत्खनन करके रेतों के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। आप चाहें तो अपना एक कैमरामैन भेज दें और पूरे बुधनी क्षेत्र में आप देख लें, रसुल्लागंज में आप देख लें, इटारसी से लेके और भोपाल तक देख लें, कितने रेत के पहाड़ खड़े हैं। उसकी रेत की 3 गुनी 4 गुनी कीमत हो गई है जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, जिस दिन से प्रतिबंध लगाया है। ये केवल और केवल जनता को लूटने का काम करते हैं, उसी तरह की योजना बनाते हैं। इनका जलवायु से कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ है, आपको इनका पेड़ों के संरक्षण से कोई काम नहीं है, वास्ता नहीं है, इनका नदियों के संरक्षण से कोई काम वास्ता नहीं है। लेकिन जनता फिर भी केवल आपको जो मैं 6.5 करोड़ पौधे लगाने की बात है, उसकी भी आपको हकीकत बताता हूं। 500 करोड़ रुपया मनरेगा से ड्रॉ किया गया है। वो 500 करोड़ रुपए का स्कीम करने का पूरा ये षड्यंत्र इस प्रदेश में किया जाना है। आप देखेंगे उसकी हकीकत क्या है। आप बताएं 6 तारीख को 5 तारीख को एक दिन के अंदर 6.5 करोड़ पौधे लग सकते हैं क्या? ये कपोल कल्पित बातें, परिकल्पनाएं करना और हकीकत से दूर भागना। चलिए राजपाल सिसोदिया से पूछ लेते हैं। राजपाल, बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं लोगों के, मैंने बहुत सी आशंकाएं हैं और सारों के उत्तर आप एक साथ दे दीजिए। एक वृक्ष रक्षक से 25 पौधे लगाने की अनुमति ली है, उसका पंजीयन हुआ है, सहमति ली है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने 2.5 लाख इस प्रकार के स्वयंसेवकों से संपर्क किया है। हमने पंचायतों के माध्यम से और हमने निजी कृषकों के माध्यम से इस प्रकार से गड्ढे करने का पूरा प्रोग्राम दिया है। 5 से 10 तारीख तक उसकी हमारी जनजागृति यात्राएं चल रही है। आप जाके देख सकते हैं, काम हो रहा है वहां, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं हम। 2 जुलाई के दिन एक साथ वृक्षारोपण होगा। आदरणीय दुबे जी ने जो बात कही कि 1 किलो खाद, हाँ, हमने 1 किलो खाद की भी व्यवस्था करी है। जो हमारा पौधा तैयार होकर आ रहा है उसके साथ पॉलीथीन में, उसके जो साथ में जो टाट में आता है, वो ऑलरेडी 1 किलो खाद आएगा, वो थैली हटेगी वहां से, वो एक खाद के साथ में वहां उसको लगाया जाएगा। फिर वन रक्षक जो वृक्ष रक्षक के नाम से वो जाना जाएगा, वो स्वयंसेवी जो स्वयंसेवक रहेगा हमारा, उसकी जो है पंजीयन होने वाला है। वो साल भर तक उस वृक्ष की, उस पौधे की सुरक्षा करेगा। साल भर बाद फिर समीक्षा होगी। इस बीच में प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक चौकीदार की व्यवस्था होगी जो पूरे समय वहां वो देखेगा। हमने बाउंड्री बनाने का काम किया है, तार फेंसिंग करने का काम किया है, दीनदयाल उपवन के नाम से कई सारे उपवन की जगह चिन्हित करने का काम किया है। ये काम हमने किया है।
करने के बाद हम बात कर रहे हैं, हमारी पूरी योजना है, महती योजना, जिसके ऊपर संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं लगभग पिछले 3 महीने से काम कर रही है। ऐसे ही नहीं हम इस बात को बोल रहे हैं। और आप देखेंगे, आप हम सब देखेंगे, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपना वहां सेटअप लगाएं और उस समय पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बताएं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक साथ वृक्ष लगाने का काम हुआ। ठीक है, हम लगाएंगे, उसमें हमको 100% सफलता मिलती है नहीं मिलती है एक अलग विषय है। हो सकता है कुछ पौधे खत्म होंगे, साल भर में हम उनको फिर रिकवरी करेंगे। ऐसा 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते, परंतु हाँ, हम उसको अधिकतम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं वो देने का काम करेंगे। अगर 6.5 करोड़ पौधे लगाने की हम बात कर रहे हैं तो हम लक्ष्य पे पहुंचेंगे, लक्ष्य पे पहुंचने का काम करेंगे। हम योजना बनाएंगे। राजपाल सिसोदिया, एक सवाल आया था कि 6 करोड़ पौधे लाएंगे कहां से? में आ रहा था जी, वो पौधे पूरे देश भर से इकट्ठे करने की बात हुई है और वो नर्सरियों में तैयार हुए हैं, वो आएंगे, पौधे भी आएंगे, आप चिंता नहीं करें। 6 करोड़ वृक्ष आएंगे, 6.5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने की बात हुई है। मैंने फलदार वृक्ष की योजना भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। फलदार वृक्ष की भी आप भी मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए, हमने ये आह्वान किया है कि जो किसान नर्मदा मैया के 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं दोनों तट के, वो किसान अपने खेतों में फलदार वृक्ष की खेती करे और वो फलदार वृक्ष 3 साल में जब फल देने की स्थिति में आएंगे तब तक के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपए प्रति वर्ष उनको मुआवजा देने की बात भी हमने करी है और उसमें पंजीयन होने लगे हैं, वृक्ष लगने लगे हैं, वृक्ष लगने लगे हैं, बगीचे लगने लगे हैं। बातें कोई काम नहीं है। आप शाजापुर में जाके देखिए, आप आगर में जाके देखिए, आप जाके देखिए, जो फल लगे हैं, फलदार वृक्ष लगे हैं, बगीचे लगे, हॉर्टिकल्चर काम कर रहा है, इसके ऊपर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। राजपाल सिसोदिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ रिजवान भाई, ये जो दीनदयाल वन की बात आई है, नर्मदा किनारे जितनी भी बेशकीमती जमीन है, उस बेशकीमती जमीन को इनके मंडलों को आवंटित करने हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। जो नर्मदा किनारे की बेशकीमती जमीनें हैं वो भी अब ये अधिग्रहित करना चाहते हैं, अपने मंडलों को दिलवाना चाहते हैं, केवल पेड़ लगाने के और वन लगाने के नाम पर। ये एक बहुत बड़ा स्कीम फिर किया जाएगा। मैं आपको आपके चैनल पे ये कहते जा रहा हूं कि आप आगे आप देखेंगे कि किस तरह से ये योजना लूटने की बनाते हैं। जवाब तो लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए जल्दी। जी राजपाल सिसोदिया, कुछ हम जो कुछ भी करने की प्लानिंग करते हैं या करते हैं, कांग्रेस हम करते नहीं, उसके पहले कांग्रेस को स्कीम दिख जाता है। अच्छा, घोटालेबाजों की सरकार रही, ये खुद घोटालेबाज रहे, जनता ने इनको नकार दिया, इनके घोटाले की वजह से इनको नकार दिया। हम कुछ पहले इनको घोटाला कंस का भी हुआ है, हिरण्यकश्यप का भी हुआ है। ये आप घमंड कर रहे हैं ना, ये जनता ने आपको राजपाल सिसोदिया, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो एनजीओ आप ढूंढते हैं वो एक ही तरह के क्यों ढूंढते हैं, जिस पे बार बार सवाल खड़े होते हैं? राजपाल सिसोदिया, ये जो एनजीओ आप ढूंढते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, एक ही दिशा के, ऐसा क्यों होता है? इसलिए सवाल खड़े होते हैं उस पर बार बार। देखिए, एनजीओ हम नहीं ढूंढते हैं, एनजीओ तो आते हैं जी, और यहाँ एनजीओ तो वही है ना जो हम तो स्व सहायता समूह जो गांव में हम उनसे आह्वान कर रहे हैं। देखिए, वन रक्षक कोई भोपाल का आदमी जाके नर्मदा किनारे पेड़ को बड़ा नहीं कर सकता, वहां पे उस पौधे को पेड़ बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो उस गांव में रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। हम वहां पर लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम भोपाल से थोड़ी बेच के वहां पौधा लगवाएंगे, उससे वो थोड़ी जाके रोज पानी दे सकता, वो उसी गाँव का व्यक्ति देगा। चलिए, जनजागृति अंतिम प्रतिक्रिया आप सब लोगों से ले लेता हूँ। रवि सक्सेना, पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा और ऐसे समय में जब विश्व शक्तियां अपने को इसमें किनारा करना शुरू कर दिया? मैंने जो है इस डिबेट के चालू होने पे पहले ही कहा था, ये विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान केवल और केवल जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जिस तरह से पेड़ों को, पर्वतों को, वनों को हमने वरीयता दी है, उनसे जीवन को जोड़ा है, वही काम अगर हमको फिर से करेंगे तो ही हम इस देश के पर्यावरण को और इस दुनिया के पर्यावरण को बचा सकें। सुनील दुबे, आपसे भी यही सवाल मेरा। यदि हम वृक्षों को लगाएंगे और उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम विश्व में एक कीर्तिमान अपने आप स्थापित कर देंगे कि हमने पर्यावरण को किस तरीके से जीवित रखा है और हमारे देश का संतुलन किस तरीके से बढ़ा है। हम दिखाएंगे, ये दुनिया देखेगी। चलिए, हम दुनिया में आदर्श बनना चाहते हैं, आज भी विश्व गुरु बनने की, हम फिर इस क्षेत्र में भी विश्व गुरु बनना है हमें।
चलिए, एसकेडी जैन, डॉक्टर एसकेडी जैन, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा प्रोपागंडा से लोग बचें, राजनीति से, स्वास्थ्य के लिए। जी स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं लोग, जी स्मार्ट नागरिक की बात कोई क्यों नहीं करता? सारी पार्टियां इस मामले में एक है, राजनीतिक पार्टियां, जी क्योंकि उनके दिमाग में पैसा, फंडिंग, ये सारा चलता रहता है उनके दिमाग में। जी स्मार्ट सिटी का जो फंडा है, जी। उसके अंदर भी फंडिंग उसके अंदर भी फंड है। फंडिंग का मामला है वो। बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट नागरिक की बात करें, स्वस्थ नागरिक की बात करें। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा जैन साहब, वक्त की कमी है। राजपाल, आपसे भी संक्षिप्त में इसी पर को बचाने का, संवर्धन का, संरक्षण का और विकास का संकल्प लें। सरकार और सरकार के प्रतिनिधि एक प्रतीक के रूप में होते हैं। माननीय मोदी जी ने अगर स्वच्छता का नारा देकर हाथ में झाड़ू लेने का काम किया तो इसका मतलब ये नहीं हो कि पूरे देश में वो झाड़ू लगाने जाएंगे। पूरे देश के हजारों हजार लाखों हाथों ने झाड़ू उठाने का काम किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान अगर पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, वो अगर 6.5 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रतीक स्वरूप वो सरकार जाएगी। बाकी उन पौधों को लगाना, उनको बड़ा करना, ये स्वयंसेवी संस्थाओं का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उस गांव में रहने वाले नवयुवकों का काम है। ये प्रेरित करने का काम सरकारें करती है और उस काम को हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, और जनता हमें उसमें भरपूर सहयोग कर। संरक्षित करने का काम भी सरकारें करती हैं और कहीं सरकारें चूक गई हैं, नहीं तो आज हमको इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की बात नहीं करनी पड़ती। राजपाल सिसोदिया आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर एसकेडी जैन आप हमारे साथ जुड़े, सुनील दुबे आप हमारे साथ जुड़े और रवि सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि पर्यावरण का संकट गहरा आया है, गंभीर संकट है, हम इससे कैसे निपटेंगे, अपना जीवन कैसे बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या अच्छी आबो हवा हम दे भी पाएंगे कि नहीं, इसलिए कि यहाँ आब यानी पानी भी प्रदूषित है और हवा तो इतनी प्रदूषित है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और सूरज आग के गोले की तरह हमारे सर पर आता जा रहा है। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, हम रोज अखबारों में और चैनलों में दिखाते हैं, लेकिन शायद इसके प्रति हम अभी भी उतने गंभीर नहीं हैं। इसीलिए पर्यावरण हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर हम आज भी नहीं चेते, आज भी नहीं जागे, तो आने वाला दिन हमसे बहुत बड़ी कीमत वसूलेगा। शायद वो हमारा जीवन भी हो सकता है वो मानव जीवन भी हो। और अगर पृथ्वी में मानव जीवन तबाह हो गया तो सृष्टि की कल्पना करना मुश्किल होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।